Good morning, friends. Today we are discussing about the class 9, chapter number 10, gravitation. In this chapter is divided in a two part. First part is gravitation, and the second part is the pressure. In first part, gravitation. In gravitation, we are study about the what is the gravitation, what is the universal law of the gravitation, what is the free fall, what is the acceleration due to gravity. Okay, in this topics we are study in this chapter. Okay, yeah, this topic are study in this chapter. And the in pressure part we study about the Archimedes principle, buoyancy force, density, relative density. Okay, thrust. This topic are covered in this portion, means pressure वाले portion. ठीक है, तो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेविटेशन. ठीक है, फर्स्ट में हम ग्रेविटेशन से डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन होता क्या है? तो देखो, ये एक फिनोमिना होता है जो कि मास के कारण होता है. इट इज़ द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द, या ऐसे ये हम बोल सकते हैं कि द तो फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर मासेस, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर मासेस. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ग्रेविटेशन क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू देयर मास से. जैसे कि हमने किस में पढ़ा था? हमने पढ़ा था जैसे कि मैग्नेट होता है. मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? मैग्नेट के कारण जो उसके पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, उसके कारण अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जनरेट होता है. और यदि हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, तो वहाँ पे भी क्या होता है? ड्यू टू चार्जेस. ठीक है, ड्यू टू चार्जेस जो फोर्स जनरेट होता है. तो यदि ग्रेविटेशन फोर्स में यदि मैं बात करूँ, तो जो फोर्स किसकी वजह से जनरेट होता है? किसकी वजह? और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है. और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू देयर मास है. तो मतलब इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी कुछ ना कुछ मास है रखता है, या जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और यही अट्रैक्शन क्या होता है? यही अट्रैक्शन क्या होता है? ग्रेविटेशन. द फोर्स ऑफ, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर मासेस इज नोन एज ग्रेविटेशन. आर यू अंडरस्टैंड? और देखो, इस यूनिवर्स में जो भी लाइक, या इस प्लेनेट पे हम बात करें, जैसे कि पेन, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, मोबाइल, एनीथिंग जिसका कुछ ना कुछ मैटर, मतलब कुछ ना कुछ मास है, वो सब क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. बट वो हमें फील क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारे कंपेयर में अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है. इस वजह से हमें वो फील नहीं होती. इसी वजह से हम कोई भी चीज़ को हम गिराते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट पे, तो वह हमेशा क्या होती है? अर्थ की ओर ही अट्रैक्ट होती है. तो यही रीजन, तो हमारे कंपेयर में अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होने के कारण उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है. तो हम देखो अब, तो मतलब बेसिक मीन्स आपको समझ में आ गया ग्रेविटेशन होता क्या है और किसकी वजह से होता है. ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर मासेस, या द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू देयर मासेस. तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये ध्यान रखना. ठीक है, तो चलो अब हम स्टडी करते हैं. ठीक है, आगे अब देखो, अब ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ठीक है, ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में. अब वो दो ऑब्जेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? मतलब उनका कुछ तो कुछ मास है. ठीक है, इस यूनिट ग्रेविटेशन में भी अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ. ठीक है, अब जो ग्रेविटेशन जो होता है वो मे द अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय, और वो अर्थ के द्वारा होता है. ठीक है, क्योंकि अर्थ का कुछ अट्रैक्ट होता है, कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट होता है. और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हमारे कंपेयर में अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है. इस वजह से हमारा अट्रैक्शन फॉर हमें, हमारा अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो हमें फील नहीं होता. और किसका फील होता है? हमें अर्थ का. ठीक है, क्योंकि हमारे कंपेयर में अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपके? ठीक है, देखो अब एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया. देखो, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम, ये देखो ये यहाँ पे, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट फॉल टूवर्ड
ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराते हैं तो वो हमेशा कहाँ आता है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की तरफ, ठीक है। और वो तो देख मीन्स जो अर्थ होती है वो ग्रेविटेशन क्या करती है, ग्रेविटेशन फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को पुल करती है, ठीक है। इफ अ बॉडी इज थ्रो अपवर्ड इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउनवर्ड ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी। और जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं या थ्रो करते हैं तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वापस क्या हो जाता है, वो नीचे ही आता है, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और किसके कारण होता है, उसकी ग्रेविटी के मास के कारण, ये ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस, ग्रेविटेशन में बी अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस। जो ग्रेविटेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द, और ये अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस, ऑब्जेक्ट के बीच में, बिटवीन द ऑब्जेक्ट आउटर स्पेस में, ऑब्जेक्ट का ये किसकी वजह से होता है, उनके मास की वजह से, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। अब देखो इसका, देखो इसने बोला ग्रेविटेशन में बी द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस, तो आउटर स्पेस में भी क्या होता है, इसका अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून, ठीक है। या फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड प्लेनेट। आर यू अंडरस्टैंड बेटा, आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है क्या, देखो ये ऐसा फोर्स होता है जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। जब भी देखो कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, जैसे कि लेटेस्ट कंसिडर, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेरी मोशन करता है, जैसे कि मान लो ये हमारा सन है और इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, प्लेनेट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो जो जो इस प्लेनेट को इसके अराउंड जो मूव करा रहा है वो कौन करा रहा है, ये जो रोटेशन करता है वो कौन से फोर्स की वजह से करता है, इसको कौन बैलेंस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर लगता है, अंदर की तरफ, मतलब सेंटर की ओर। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हो तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करे, स्ट्रेट लाइन में, इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। समझ में आया बेटा। देखो अब इसको देखते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव, व्हेन अ बॉडी मूव in a circular path it changes its direction, when a body move in a circular path it changes its direction at every point। तो देखो जब बॉडी क्या करती है, रोटेरी मोशन करती है, जैसे लेटेस्ट कंसीडर ये रोटेरी मोशन करते हैं, तो हर पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट डालूंगा तो अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी। मानो इस पॉइंट पे, तो देखो यदि हमें मुझे किसी पॉइंट पे डायरेक्शन फाइंड करनी होती है तो मैं क्या क्या डालूंगा उस पर, टेंजेंट। तो देखो हर पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। द फोर्स ऑफ विच कीप द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ, जो फोर्स इस बॉडी को या इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर की तरफ, द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोला जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और ये ऑब्जेक्ट को रोटेरी मोशन कराता है, या रोटेरी मोशन को बनाए रखने के लिए ये फोर्स मस्ट होता है, ये रिक्वायर होता है, ठीक है। इफ देर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स द बॉडी विल, और यदि मैंने बताया था आपको, यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी किस मूव करेगी, वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, वो फिर सेंट्रीपिटल मतलब वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगी, ठीक है। If there is no centripetal force, the body will move in straight line tangent to the circular path। तो वो हमेशा क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब हम स्टडी करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। देखो जो केपलर था ये एक महान साइंटिस्ट था, मतलब ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, और इनको मतलब स्पेस से बहुत ज़्यादा लगाव था। मतलब ये अपना मतलब आधा आधा मतलब पूरा टाइम किस में स्पेंड करते थे, स्पेस के साथ। मतलब ये अपनी रातें निकाल देते थे स्पेस को देखते हुए। तो
इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने क्या किया, मतलब इनको मतलब स्पेस से बहुत ज़्यादा प्यार, तो इन्होंने अपने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ इनका क्या था कि जो प्लेनेट होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, तो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, वो कौन से पाथ में कौन से ऑर्बिट को फॉलो करते हैं, वो एलिप्टिकल एलिप्टिकल, ठीक है, मतलब एलिप्स वाले पाथ में मूव करते हैं। भाई हमें पता है कि जो सन प्लेनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं, बट वो कौन से पाथ में मूव करते हैं, कौन से पाथ में रोटेट करते हैं, एलिप्स वाले पाथ में, ठीक है, एलिप्टिकल, ठीक है, क्या हमको एलिप्स, एलिप्स की शेप कैसी होती है, इस तरीके से, एक टाइप, इस, अब जैसे कि मान लो ये आपका सन, तो इस तरीके से वो रोटेट करते हैं, ठीक है। ये किसने बताया था, ये बताया था केपलर ने। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो प्लेनेट होते हैं वो सन के अराउंड एक एलिप्स या एलिप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं, ठीक है। तो देखो जो एलिप्स एलिप्स होता है उसके 2 सेंटर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटर देखो, ये लेटेस्ट कंसिडर ये ये एलिप्स है, तो इसके क्या होते हैं, 2 सेंटर होते हैं, ये मान लो इसका मेन सेंटर है। अब एक सेंटर यहाँ होता है और एक सेंटर यहाँ, दोनों सेम डिस्टेंस होते हैं मिड सेंटर से, तो एक ये, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस। तो यदि दो सेंटर होने पे इसको क्या बोलेंगे, फासी या फैसी, फेकी, ठीक है, फोकी, फोकी बोलते हैं, ठीक है, बोल से फोसी बोलते हैं, बट इसको मेनली फोकी बोला जाता है। तो इसको एक को तो फोकस और डबल को क्या बोला जाता है, फोकी, ठीक है। तो तो ये फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया था। सेकंड लॉ, अब देखो सेकंड लॉ में उन्होंने क्या बताया था कि जो प्लेनेट सन के अराउंड चारों ओर जिस पाथ में मूव करते हैं, उस पाथ में जो प्लेनेट होता है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है। लेट अस कंसीडर, इसको समझना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया कि एलिप्स है, अब सन यहाँ पे है, ठीक है, और लेट अस कंसीडर अपना प्लेनेट यहाँ पे, तो लेट अस कंसीडर 5 मिनट में इसने इतना एरिया कवर किया, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या लेंगे, तो ये एरिया, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट यदि मैं यहाँ से लूँ, यहाँ से मान लो 5 मिनट, तो ये 5 मिनट लूँ, तो ये क्या करेगा, इस ये एरिया और ये 5 मिनट में लेटेस्ट कंसिडरेशन ने इतना एरिया कवर किया, तो ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपके, देखो मैं बताता हूँ इसके पीछे रीजन ये होता है, ये आपका एलिप्स, ये आपका सन, ठीक है, ये प्लेनेट। अब देखो, जैसे जैसे मतलब प्लेनेट क्या होता है, सन के पास आता है तो क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पे फास्टली मूव करेगा, तो एरिया यहाँ पे ज़्यादा कवर होगा कंपेयर टू, और जब इधर जाता, जब सन से दूर जाता है प्लेनेट, प्लेनेट क्या जाता है सन से दूर, तो स्पीड क्या हो जाती है उसकी, स्लो। तो इस तरीके से जो प्लेनेट होता है वो मतलब क्या करता है, इक्वल एरिया कवर कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो उससे यदि मैं कहीं भी क्या डालूं, ये एरिया मतलब एरिया निकालूं, तो वो क्या आएगा, सेम आएगा। उसके पीछे रीजन कि सन के पास जब प्लेनेट आता है तो क्या होता है, उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, और जैसे ही सन से प्लेनेट दूर जाता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। ये इसका सेकेंड। अब देखो, हमें बताएं जो एलिप्स होता है वो किस साइज, मतलब जो एलिप्स होता है उसकी साइज कैसी होती है, एक जैसी। अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो मेजर एक्सिस होता है और एक माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। एक तो मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको ए और ये बी, ठीक है, इसका सेंटर मान लो, ठीक है। तो ये जो, अब जो मतलब जैसे कि जो प्लेनेट है, इसको इसका कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, टी, कितना टाइम लगता है, टी। तो मेरी बात सुनना, ये तो
अब देखो ये मेजर एक्सिस हुई और ये माइनर एक्सिस हुई, ठीक है, डायमीटर की बात कर रहा हूँ, तो ये एक्सिस हुआ इसका और ये माइनर, ठीक है। तो जो इसका जो मेजर एक्सिस होगा इसका क्या होगा, अर्ध, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, यहाँ से यहाँ तक के सेमी मेजर एक्सिस। सेमी क्यों बोला, क्योंकि हमने इसको मेजर एक्सिस को क्या कर दिया, आधा। तो जो टाइम होता है उसका स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये जो रेडियस होगी या फिर जो बी होगा ना, ये बी के क्यूब के। तो यदि मेरे को बी पता हो तो मैं क्या मान लो बी की वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 है, तो तो मैं टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, क्योंकि किसके इक्वल होता है, तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब फिर 8 का अपन क्या निकाल लेंगे, रूट। तो कुल मिला के बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो जो प्लेनेट जो मतलब कंप्लीट साइकिल को करने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम। तो जो उसका जो स्क्वायर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है या किसके इक्वल होता है, जो मेजर एक्सिस मतलब जो मेजर एक्सिस होता है उसके मतलब सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यूब, या टी स्क्वायर जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होती है, तो किसके इक्वल होगी, टी क्यूब क्यूब। ये चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। अब अपन इसके मतलब लॉ देखते हैं, ठीक है। अब हम तो देखो केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो केपलर्स स्टेटमेंट क्या बोलता है, द प्लेनेट मूव अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस। तो देखो वो जो मैंने बताया था वो समझाया था वही बोल रहा है। जैसे ये आपका क्या हो गया, एलिप्टिकल पाथ, सन ये यहाँ होता है, या तो यहाँ होगा या 2 फोकस होते हैं ना, या यहाँ। बट जैसे कि मानो तो वो एक ही फोकस पे होता है। तो देखो एक को तो क्या बोला जाता है, फोकस, 2 को क्या बोला जाता है, फोकी, ठीक है। तो इस एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है कौन, प्लेनेट, ठीक है। तो जो प्लेनेट होता है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, और इसमें जो सन की पोजीशन होती है वो दो फोकी में से, मतलब फोकस और फोकी में से एक पोजीशन पे होती है, लेटर या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी। आई डू अंडरस्टैंड, वन फोकस पे ये दोनों फोकस होते हैं, बट एक को फोकस बोला जाता है, दूसरे को फोकी। दो फोकस को क्या बोला जाता है, फोकी, ठीक है, फोसी या फोकी, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। केपलर्स लॉ ऑफ एरिया। अब एरिया मैंने क्या बताया था कि जो प्लेनेट किस पाथ को फॉलो करते हैं, एलिप्टिकल पाथ को या एलिप्स वाले पाथ को रोटेशन करने में सन के अराउंड, ठीक है। तो जो उसमें क्या करता है, जो प्लेनेट होता है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है। अब वो क्यों करता है, इसका मैंने रीजन बताया था। जैसे सन के पास प्लेनेट आता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही वो सन से दूर जाता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इस वजह से वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, ठीक है। तभी तो यहाँ ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है, जैसे पास में आता है तो यहाँ ज़्यादा एरिया कवर होता है, जैसे दूर जाता है एरिया कम होता है। तो दोनों, ठीक है, दोनों में एरिया इक्वल होता है। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, द लाइन दैट कनेक्ट अ प्लेनेट, ये देखो ये जैसे कि ये इस तरीके से ये, ठीक है, या फिर ये मानो 5 मिनट में इतना एरिया कवर किया तो 5 मिनट में इतना, ठीक है। यहाँ से प्लेनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। कुल मिला के बात समझ में आई वो चीज़। केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो बी के क्यूब। तो कि अरे ये देखो ये आपका एलिप्स, ये आपका सेंटर, ठीक है, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, ये बी, ये ए। तो सेमी मेजर एक्सिस कौन सी होगी, देखो ये तो पूरी मेजर एक्सिस, अब हाफ कर दिया तो क्या हो गया, सेमी। तो बी क्यूब के किसके, टी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो यदि हमारे पास बी है, बी की वैल्यू हो तो मैं
टाइम निकाल सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों तीनों लॉ किसके, केपलर्स ने दिए थे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या। सबसे पहले इस बात करते हैं कि ये दिया किसने थे। दिस लॉ इज गिवन बाय द न्यूटन बाबा, मीन्स न्यूटन। ये किसने दिया था ये लॉ, न्यूटन ने, ठीक है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, कि न्यूटन एक पेड़ ट्री के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल गिरा, फिर उसने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उसके बाद ये कुछ हुआ जो आप पढ़ रहे, ठीक है। तो ये सब किसकी देन है, न्यूटन बाबा की, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये देखो यूनिवर्सल नाम से पता लग रहा है, यूनिवर्सल है, मतलब ये यूनिवर्सल है सभी जगह, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, देखो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू एवरी अनदर ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू एवरी अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, तो जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके जो मास होता है, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। The gravitational force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और जो इनकी जो डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सेंटर से, ठीक है। जैसे कि समझना, अभी मैं इसमें भी समझा दूंगा। ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब देखो इनका मास मान लो क्या है, m1, और इसका क्या है, m2, ठीक है, m1 m2, ठीक है। अब जो डिस्टेंस लेंगे हम कहाँ से लेंगे, सेंटर से। ये सेंटर इनके, ठीक है, ये सेंटर, ये सेंटर है, बहुत बड़ा हो गया तो इनके लेटेस्ट कंसीडर डिस्टेंस क्या है, d, दोनों के बीच। तो जो ग्रेविटेशन, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन क्या फोर्स क्या बोलता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, इनवर्स मतलब प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के, m1 इंटू m2। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन मतलब 1/d²। और ठीक है, और ये डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। तो चलो अब हम देखते हैं, ठीक है। The universal law of gravitation states that every object in the universe attract every other object with the force which is directly proportional to the product of the masses। जो दो ऑब्जेक्ट है उनके मास के प्रोडक्ट के या मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स F, ठीक है। एंड इन प्रोडक्ट ऑफ द masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसके क्या होगे, स्क्वायर ऑफ द मतलब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/d², ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम, सेंटर से। जो दोनों ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये, और सेकंड ऑब्जेक्ट ये, दोनों का मास क्या है, एक का मास m, एक का स्मॉल m। तो F प्रोपोर्शनल टू द, तो लेटेस्ट कंसीडर, चलो इसको देख ही लेते हैं। लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, चलो ये तो मैंने बता ही दिया आपको। लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मासेस m एंड m स्मॉल m लाई एट अ डिस्टेंस d। दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे, d फ्रॉम ईच अदर। अब देखो डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रखी है, सेंटर से, ठीक है। लेट एफ बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक रिलेशन भी बताऊंगा तुम्हें। According to the universal law of gravitation, the force between the object is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। अब जो इनकी जो डायरेक्शन होती है ना, जो फोर्स की, वो क्या, देखो ये देखो आपको दिख रही है, ये देखो ये इसकी इस तरीके से मतलब लाइन में, ठीक है, सेंटर से अट्रैक्शन की होती है, ठीक है, ये देखो। तो देखो क्या, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो किसके, डी प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल M इंटू स्मॉल m, एंड इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/स्मॉल d²।
अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, m1 इंटू स्मॉल m, ये डी स्क्वायर, देखो डी स्क्वायर थोड़ा इधर चला गया, ये थोड़ा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये तो अब जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट देते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या दिया हमने, प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या दिया, कैपिटल जी। क्या दिया हमने, ये देखो ये कैपिटल जी, ये दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो देखो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, और ये G, ठीक है। तो ये G होता है ना, यही क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसको जो इसको इसकी वैल्यू कितनी होती है G की, 6.67 इंटू 10⁻⁻, कितनी होती है, 10⁻⁻11। अब देखो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, हो जाएगी न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। ये कहाँ से आई अभी बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, देखो तो देखो अब इसको जब हमने सोल्व किया तो क्या आया, F इक्वल टू क्या हो गया, m स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल था, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो d का स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये ठीक है, इसमें सही तरीके से अरेंज नहीं हुआ ये। अब ये जो जी हमने, ये देखो जब भी हम प्रोपोर्शनल उठाते हैं तो एक कांस्टेंट रहते हैं, तो कांस्टेंट क्या दिया है, जी, कैपिटल जी। और यही क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ द जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 किलो। अब देखो इसकी यूनिट कहाँ से आई, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, जी एम स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो अब मेरे को जी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, जी एफ, अब आर किधर चल जाएगा, ये डी, सॉरी डी, ठीक है, आर लो या डी लो, ठीक है, बात आ, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एम और स्मॉल m, ठीक है। अब देखो तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। अब डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन मास है तो मास क्या है, मास का स्क्वायर, एक तो ये इस ऑब्जेक्ट का एक, दो ऑब्जेक्ट, तो मास का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी जी की, ये हम जी की यूनिट हम ऐसे निकाल लेंगे, ये आता है पे कंपटीशन में। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। वो कैसे आई मैंने बता दिया आपको। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा भाई। तो ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन क्या बोलता है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब देखो ये मैंने देखो जो चलो ये आपको बाद में बताऊंगा ये चीज़ में। अब देखो फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल देखो, फ्री यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम या किसी बॉडी को हम किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराएं तो वह हमेशा किधर किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, अर्थ की तरफ। तो इसी को क्या बोला जाता है, फ्री फॉल। तो क्या होता है, द अर्थ अट्रैक्ट, तो उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है, आपकी अर्थ। द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये किसके, तो वह किसकी वजह से अट्रैक्ट होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। इसको क्या बोला जाता है, फ्री फॉल। व्हेन अ ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ देयर इज चेंज इन इट्स एक्सेलरेशन। तो जब हम ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो कंटिन्यूसली उसका क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है। और
देखो वो एसिलेशन चेंज होता रहता है, और उस एसिलेशन को क्या बोला जाता है, एसिलेशन, क्योंकि वो किसकी वजह से हो रहा है एसिलेशन चेंज, ग्रेविटी की वजह से, किसकी अर्थ, तो इस एसिलेशन को क्या बोलेंगे हम, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इट्स एसिलेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, सो दिस एसिलेशन इज कॉल्ड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, देखो इसमें मैं आपको, ये चीज हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले एक चीज ये ध्यान रखो, ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, जब भी देखो इसमें दो केस होते हैं, केस वन, केस वन में क्या होगा, जैसे कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से, माना कि ये बिल्डिंग, अब इस बिल्डिंग से मैं कोई ऑब्जेक्ट को, मान लो मैंने एक स्टोन को छोड़ा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अब हम आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर पे, तो वहाँ पे क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को गिराएंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का मतलब किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का जब गिर ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो u बराबर क्या होगा, जीरो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, u बराबर जीरो। अब देखो यहाँ पे a क्या हो जाता है, a क्या बन जाता है, g, क्योंकि यहाँ पे जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे u बराबर क्या होगा, जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराया जाएगा, तो उस समय पे u बराबर जीरो होगा, और एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, वो एक ही जगह क्या हो जाएगी, g, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी यूज हो रही, तो जो वहाँ पे नॉर्मल एसिलेशन था मोशन इक्वेशन से, वो कौन सा एसिलेशन हो जाता है यहाँ पे आके, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, जी, और वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि किस डायरेक्शन में गिर रही है, अर्थ जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मानो कि मैंने यहाँ से, ये आपकी सरफेस है, और यहाँ से मैंने फेंका, मानो कि ये इस, अब यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, अब ये देखो मैंने फेंका, तो देखो ग्रेविटी के विरुद्ध अपोजिट मैंने वर्क किया, या ग्रेविटी के अपोजिट उसको फोर्स लगाना पड़ा, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो देट मीन्स इस कंडीशन में जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, ऊपर थ्रो किया जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, सेकंड केस v बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और यदि मैं मोशन इक्वेशन, अब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें क्या हो जाएगा, g, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा किधर आती है, नीचे की तरफ, बट हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो उसके अपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे माइनस जी, तो जैसे v बराबर u माइनस जी टी, वहाँ पे क्या था, v प्लस जी टी, जब नीचे फेंक रहे थे। अब इसी तरह s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, और थर्ड क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ g क्या है माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा सारा। इस तरीके से ये दो केस न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ से आई, जी की वैल्यू, अब देखो जो जी की वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, जी बराबर 9.8 मीटर। अब देखो एसिलेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब वो कहाँ से आए, क्या होता है, आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई, ठीक है।